नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज YouTube पर भी साथ में क्लास चल रही है और आपकी भी साथ में चल रही है। ठीक है, YouTube साथियों से भी निवेदन है कि आज आपको भी स्थानीय कक्षा से रूबरू करवाते हैं। इन बच्चों से भी मिलाएंगे आपको बीच में, और ये भी देखेंगे कि जैसा कि साथियों आज हम जिस कक्षा की बात कर रहे हैं वो अपना, आज हम जिस मैटर में बात करेंगे वो अपना कक्षा 10th की NCERT की बात कर रहे हैं और बोर्ड में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसा कि साथियों हमने बोर्ड की तैयारी के लिए अपनी चारों किताबों को 7 भागों में डिवाइड किया है, 7 भागों में विभाजित किया है। 8वां भाग हमारा है वो संपूर्ण कोर्स का है और उन 7 भागों को अलग अलग किताबों मतलब अलग अलग भागों में विभाजित किया, अलग अलग अध्याय लिए। उनमें से हम आज पहली किताब के यानी कि विश्व राजनीति के, जिसमें हिंदुस्तान के विश्व इतिहास के, जिसमें हिंदुस्तान का भी इतिहास दे रखा है, कुछ समकालीन विश्व की बात कर रहे हैं। हमने ये जिक्र किया था कि 1 2 3 पाठ, पहले दूसरे तीसरे जितने भी होंगे उनके संदर्भ में हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जितना 1 हो 2 हो 3 हो, जो आज जो भी लंबी 1 घंटे 1.5 2 जितने घंटे चलेगी कक्षा, हम करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों बिना देरी किए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज एक ऐसे अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम ही राष्ट्रवाद है। हम अमूमन पहले 2 पाठों के बारे में बात करेंगे एनसीईआरटी के। उसमें पहले में है यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरे में हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद। अपने देश में राष्ट्रवाद भारत में किस तरीके से हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से हुआ। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी किताब का सबसे पहला सवाल यही है कि राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, यही है ना हमारे किताब में। 9वीं में साथियों हमने पढ़ा था, आप सबने पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, और कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना की सीख दी। तो जो ही फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में आजादी की लहर दौड़ी, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें वकील, मास्टर, प्रोफेसर, शिक्षित वर्ग, इन सब ने मिलकर क्या किया, राजतंत्र को समाप्त करने की बात की। समाप्त किया भी गया, लेकिन राजतंत्र वापस आया भी था, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। अगर मोटे तरीके से कहें तो हमारे इतिहास की इस पुस्तक में पहली चीज यही दे रखी है कि एक चित्रकार है जो चित्र दर्शा रहा है और इस चित्र के माध्यम से हमें बता रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस तरीके से हुई है। शोरू नाम करके कोई चित्रकार है, वो अपनी बातें बता रहा है अपने चित्रों के माध्यम से। हम इस पाठ में विशेष तरीके से पढ़ेंगे। एक तो जैसे कि पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का, इसमें हम एक तो लेंगे फ्रांसीसी क्रांति। किसे लेंगे? फ्रांसीसी क्रांति। एक हम लेंगे फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही किसके बारे में चर्चा करेंगे? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। एक हम बात करेंगे इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। ठीक है, अब जर्मनी के एकीकरण में कौन से व्यक्तियों ने सहयोग दिया अपना, वो साथ में इटली के एकीकरण में कौन से व्यक्तियों ने अपना सहयोग दिया। कोई न कोई तो व्यक्ति सहयोग देने वाला होगा, कोई न कोई तो व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होगा ही होगा। अगर नहीं होगा इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब तो है कि बिना संगठन के कोई भी सत्ता है, कोई भी लक्ष्य अधूरा है। बिना उद्देश्य से, बिना नेतृत्व के कोई भी लक्ष्य अधूरा है। हम 1857 की क्रांति के बारे में बिल्कुल जानते हैं, और 1857 की क्रांति का दिक्कत क्या थी हमारे सामने, हम क्यों हार गए 1857 की क्रांति? हारने का एकमात्र कारण क्या था? कारण यही था कि हमारे पास योग्य सेनापति नहीं था, क्योंकि हमारे जितने भी लोग थे वे सीधे भागकर कहां गए? बहादुर शाह जफर के पास, और वहां ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए जफर साहब, उनको कैद कर लिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बात रखी। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें क्रांति की, तो राजस्थान में भी कोटा में अलग लाला हरदयाल ने अपने नेतृत्व किया क्रांति का। उसी प्रकार नसीराबाद में किसी और व्यक्ति ने क्रांति का, अहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्रांति का आगाज किया या नेतृत्व किया। इस तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नेतृत्वकर्ता थे, जिसके कारण हम 1857 की क्रांति क्या हो गए? असफल हो गए। तो इन एकीकरण को भी सफल करने के लिए किसी न किसी विशेष व्यक्ति का योगदान रहा है,
जैसे कि हम हिंदुस्तान के एकीकरण में भी सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 565 या 62 जो भी रियासत है उनका क्या किया? एकीकरण। तो इसका मतलब है हम एकीकरण का श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को देते हैं। ऐसा का ऐसा श्रेय यहाँ भी दिया जाएगा, जर्मनी में भी दिया जाएगा ओटोमन बिस्मार्क को, और ऐसा का ऐसा एकीकरण का जोसेफ मैजिनी, और इसके साथ और किसी व्यक्ति को दिया जाएगा गैरीबोल्डी, और इसी के साथ ही कौन सा? काउल। इसके साथ हम एक पढ़ेंगे इंग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में। और एक चीज हम रहेंगे नारी रूपकों के बारे में, नारी रूपक, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति आ गई, इसका मतलब है हम नेपोलियन की संहिता को भी पढ़ेंगे, नेपोलियन की संहिता। और इसके साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, एक तो क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन की संहिता। और इसके बाद ही आपको पता होगा सीमा शुल्क टैक्स बहुत ज्यादा पर देने पड़ते थे। ये कोई व्यापारी बताता है कि हमें एक जगह से जो 39 राज्यों का महासंघ बनाया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। वो एक संघ को छोड़कर, मतलब एक संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाता तो उसे 5% टैक्स देना पड़ता हर जगह पे। पढ़ा है ना हमने? उनके बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, इन बस हमारा मुख्यतः पाठ इनके इर्द गिर्द रहेगा। एक बीच में एक आएगा अपने कुस्तुनतुनिया की संधि, यूनान का एकीकरण या यूनान की आजादी, यूनान की आजादी। एक छोटा सा शब्द और है, फ्रैंकफर्ट संसद। और ये फ्रैंकफर्ट संसद किससे संबंधित है? जर्मनी से ही संबंधित है। जर्मनी का एकीकरण करेंगे उस समय हम इस संसद के बारे में भी पढ़ लेंगे कि विशेष तरीके से क्या हुआ। सबसे पहली चीज ये है कि राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है किसी भी देश के प्रति अच्छी भावना, प्रेम की भावना, अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाना, देश के लिए विकास की भावना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो क्या है? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद किसी भी तरीके से पैदा किया जा सकता है। राष्ट्रवाद का अर्थ सीमित नहीं है, राष्ट्रवाद का अर्थ सीमित नहीं है, विशाल अर्थ है, व्यापक अर्थ है। जैसे कि एक दार्शनिक बताते हैं या एक राजनीति के बहुत अच्छा राष्ट्रवाद की राष्ट्र की परिभाषा देते हुए बताते हैं, अर्नेस्ट रेनन नाम करके व्यक्ति है, उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दी है कि राष्ट्र एक भाषा, एक जाति, एक समुदाय का देश नहीं है। राष्ट्र एक भाषा, एक जाति और एक समुदाय का देश नहीं है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र का व्यापक अर्थ है, विशाल अर्थ है, और वास्तविक राष्ट्र वही है जिसका व्यापक अर्थ होता है और उसमें हर रोज होने वाला जनमत संग्रह के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो क्या है? असली में राष्ट्र है। वो क्या है? असली में राष्ट्र है। अब एक और चीज इसमें ये भी बताई है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र में जितनी भी क्रांतियां हुई, राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी लोगों ने आंदोलन किया, राष्ट्र को आजादी के लिए लोगों ने आंदोलन किया, अपनी राष्ट्र की प्रतीकता को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाया, वो सब किसमें? राष्ट्रवाद की परिभाषा में या राष्ट्र की परिभाषा में क्या है? सम्मिलित है। ये कौन बताते हैं? अर्नेस्ट रेनन बताते हैं। कौन बताते हैं? अर्नेस्ट रेनन बताते हैं। अर्नेस्ट रेनन के बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द आएंगे जैसे निरंकुशतावाद क्या है? निरंकुशतावाद क्या है? वह सत्ता जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, वो क्या कहलाता है? निरंकुशतावाद। ठीक है, उसी प्रकार एक नारीवाद आएगा, नारियों की भूमिका तो भी तो पढ़ेंगे। तो नारीवाद भी एक करके आंदोलन का नेतृत्व, एक गठन, नारीवाद का भी एक संगठन है। नारीवाद खुद अपने आप में क्या है? नारीवाद फ्रांस में हुआ था। एक हम उदारवादी विचारधारा की भी बात करेंगे, किस प्रकार उदारवादी विचारधारा नारियों के पक्ष में थी या नहीं थी, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर तो हम जिस क्षेत्र में बात करेंगे वो ये है। अब उसके बाद अब हम आते हैं फ्रांसीसी क्रांति पे। कैसे? कौन सी क्रांति पे? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले तो यही है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई भाई? 1800 या 1700? 1789 में। तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कब होती है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति कब होती है साथियों? 1789 में। कौन सी क्रांति के समय? फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति के समय, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस का सम्राट कौन? लुई 16वां।
लुई 16। और लुई 16 कहां का सम्राट था? फ्रांस का, फ्रांस का सम्राट। इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि लुई 16वें को क्या किया गया? फ्रांसीसी क्रांति के मध्य बास्तिल दुर्ग का पतन किया गया 14 जुलाई को और इसे हटा दिया गया। और बूर्ब वंश की क्या हो गई? एक बार फ्रांस से राजसत्ता छीन ली गई, राजसत्ता छीन ली गई। जो एस्टेटस जनरल थी उसका नाम परिवर्तन करके नेशनल असेंबली किया गया। क्या किया गया? नेशनल असेंबली। और लोगों को एक ही भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए, लोगों के मन में एक ही भावना का विचार पैदा करने के लिए उन्होंने सभी लोगों के प्रति समानता का भाव दर्शाया। कैसा भाव दर्शाया? समानता का। उन्होंने कहा व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आजादी जरूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए हम निश्चित क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। और उस संविधान के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि प्रकृति में सभी व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। ये है फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के जिन लोगों ने आंदोलन किया था उन लोगों ने। और आंदोलन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? मध्यम वर्ग की। किसकी भूमिका? मध्यम वर्ग की। और मध्यम वर्ग के साथ भी कौन है? कृषक भी आ जाए और कौन आ गए? मजदूर भी। और जितने भी लोग हैं, मजदूर है, किसान वर्ग है, और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट टीचर है या प्रोफेसर है या वकील है, कोई न्यायाधीश है, जज है वगैरह, पढ़े लिखे जितने भी इंसान है वो सब किसके साथ आएंगे? मध्यम वर्ग में ही आएंगे। इन लोगों ने क्या किया? आखिरकार बूर्जो वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। और उनके बाद लोगों में समानता की भावना स्थापित करने के लिए एक संविधान के निर्माण की बात कही, सभी को आजादी देने की बात की गई। और यहां तक कि सर्ववयस्क मताधिकार तो नहीं दिया गया, लेकिन कुछ मामले में अमीर लोगों को वयस्क मताधिकार की या समृद्ध लोगों को वयस्क मताधिकार की इन्होंने क्या की? बात की। ये तो है साथियों प्रारंभिक क्षेत्र। अब एक व्यक्ति आता है 1797 में, 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन युद्धों की शुरुआत की। कौन से युद्धों की? नेपोलियन युद्धों की। एक प्रश्न पूछा जाएगा, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई भाई? युद्धों की शुरुआत और कौन से देश पर आक्रमण करके की? इटली पर। आक्रमण कौन से देश पे किया? इटली पे आक्रमण किया गया। कब? 1797 में। इसके बाद ये व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में क्या बनता है? फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का सम्राट। अब आपको पता चल गया होगा कि लोकतंत्र वापस चला गया, गणतंत्र वापस चला गया, ठीक है। और सम्राट बनते ही इन्होंने क्या कर लिया? फ्रांस में वापस राजनीतिक मतलब अपने राजतंत्र स्थापित कर लिया। और 1804 में इसने अपनी एक संहिता चलाई जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता, या इसका दूसरा नाम क्या है? नागरिक संहिता। क्या नाम है? नागरिक संहिता। इस नागरिक संहिता के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो व्यक्तियों को जन्म सिद्ध अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों को क्या कर लिया गया? समाप्त कर लिया गया। इसके साथ ही कृषकों के ऊपर जो कर लगाए गए थे उन करों को भी क्या कर लिया गया? इनके द्वारा उन करों को भी कम कर लिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, लेकिन इन करों को क्या कर लिया गया? समाप्त कर लिया गया। जो विशेष अधिकार दिए गए थे लोगों को, उन विशेष अधिकारों को भी क्या कर लिया गया? समाप्त कर लिया गया। सामंती व्यवस्था को भी क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। लोगों ने बड़े जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया, लेकिन लोगों का ये स्वागत कुछ समय के बाद ही क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि नेपोलियन धीरे धीरे इनके ऊपर क्या होने लगा? हावी होने लगा। जो लोग नेपोलियन के सैनिकों का, जो लोग नेपोलियन की संहिता का बार बार क्या कर रहे थे? सम्मान कर रहे थे, इसका मतलब इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे और बड़े तरीके से स्वागत कर रहे थे लोगों मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा नेपोलियन की संहिता का। लेकिन कुछ समय बाद ही ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्यों? कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया? हावी हो गया। किनके ऊपर? इन लोगों के ऊपर। कौन से लोगों के ऊपर? फ्रांस के आसपास के जितने भी देश थे उनके ऊपर नेपोलियन ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा करना। क्या किया नेपोलियन ने? कब्जा किया। जिसके कारण क्या हुआ? नेपोलियन के जितने भी, फ्रांस के जितने भी पड़ोसी देश थे उनमें क्या हो गई? वैरभाव उत्पन्न हो गया, दुश्मनी बढ़ गई। अब धीरे धीरे 1813 तक आते आते नेपोलियन की स्थिति खराब होने लगी। नेपोलियन एक युद्ध करता है। कब? 1813 में। 1813 में नेपोलियन द्वारा लाइप्जिग का युद्ध। किसका युद्ध? लाइप्जिग की लड़ाई कह दो या युद्ध कह दो, एक ही चीज है। ये कब हुई साथियों? 1813 में। कब हुई?
1813 में कौन सी लड़ाई हुई? लाइप्सिग की। और इस लड़ाई में नेपोलियन ने जितने भी क्षेत्र जीते थे फ्रांस के अलावा, फ्रांस के आसपास के जितने भी क्षेत्र, वे सारे के सारे क्षेत्र हारना शुरू कर देता है नेपोलियन। नेपोलियन हार जाता है। एक किताब में बहुत अच्छा चित्र भी दिखाया गया है, एक डाकिया है, आगे दौड़ रहा है और डाकिये के बैग से पीछे पीछे जो जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे उनके नाम लिखे हुए पेज गिर रहे हैं। देखा किताब में? हाँ, तो वो हमें ये दिखाता है या वो हमें ये चीज बताते हैं कि नेपोलियन ने 1813 की, नेपोलियन के जीवन की सबसे खतरनाक अगर कोई लड़ाई है, नेपोलियन की बर्बादी की का कारण अगर कौन सी लड़ाई है तो वो कौन सी है? लाइप्सिग की लड़ाई। कब हुई थी? 1813 में। उसके बाद 1815 और 1814-15 में, 1814-15 में कौन सी लड़ाई हुई? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया? हार गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट को हराया कौन से देशों की सेना ने मिलकर? ऑस्ट्रिया। सेना कौन सी? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और पर्सा। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड व पर्सा की सेना ने मिलकर इनको क्या कर दिया? द्वारा पराजित। कौन पराजय हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो ही 1815 में पराजय हुआ, इसका मतलब है कि पहले किसका वंश चल रहा था? बूर्बो वंश। अब वापस बूर्बो वंश बहाल किया गया, वापस बूर्बो वंश का क्या आई? सत्ता आई। किसकी सत्ता आई? बूर्बो वंश की। क्यों आई? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध हार चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर चुका था? युद्ध हार चुका था। एक और चीज याद रखनी है इसमें, इसी समय एक संधि हुई थी जिसका नाम है वियना संधि। वियना संधि। अब कहोगे वियना संधि में कौन कौन से देशों ने भाग लिया? यही देश है, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और पर्सा वगैरह। इन देशों ने वियना संधि में भाग लिया। वियना संधि कब हुई? 1815। इसका नेतृत्व कौन किया? अध्यक्षता किसने की? तो मैटरनिक ने। किसने की? मैटरनिक ने। और मैटरनिक कौन था साथियों? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने किसकी अध्यक्षता की? वियना संधि की। किसकी अध्यक्षता की? वियना संधि की। और इसने कहा कि बूर्बो सत्ता को वापस बहाल किया जाए। बूर्बो वंश की सत्ता को बहाल करें। सत्ता को बहाल का मतलब क्या होता है? वापस उनके हाथ में सत्ता जानी चाहिए। किनके हाथ में? बूर्बो राजाओं के हाथ में। जैसा कि हम पढ़ते हैं लुई 16 तक बूर्बो वंश का ही शासन था। लुई 16 कौन था? बूर्बो वंश का ही व्यक्ति था। उसके बाद भी 1815 में इन्होंने क्या कर लिया? बूर्बो वंश को सत्ता दे दी। अब इसके साथ और क्या किया? 1815 में जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट हारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उन सभी क्षेत्रों को वापस क्या कर दिया गया? फ्रांस से अलग कर दिया गया। किसे अलग कर दिया गया? फ्रांस से। और फ्रांस के चारों ओर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र देश बना दिए गए जिसके कारण फ्रांस की सीमा का विकास नहीं हो सके। फ्रांस अपना साम्राज्यवाद की क्या नहीं कर सके? वृद्धि नहीं कर सके। और वापस राजतंत्र आ रहा है धीरे धीरे। क्या आ रहा है? राजतंत्र आ रहा है। पहले भी नेपोलियन के समय भी राजतंत्र, बूर्बो के समय भी राजतंत्र। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1830 तक आए, तब तक उदारवादियों के द्वारा क्या की गई? सत्ता को पलटा गया। उदारवादियों के द्वारा सत्ता को क्या कर लिया गया? उखाड़ फेंक दिया गया। अब किस तरीके से पलटा? तो इनकी हम बात करें, सत्ता को पलटने की बात करें तो 1830 में लुई फिलिप क्या बनता है? बूर्बो राजवंश को समाप्त करता है और लुई फिलिप को क्या बनाया जाता है? फ्रांस का सम्राट घोषित किया जाता है। कब? 1830 में। किसे सम्राट घोषित किया गया? लुई फिलिप को। कहां का? फ्रांस का। हो गया क्लियर? अब देखो, लुई फिलिप को फ्रांस का सम्राट घोषित करने के बाद राजतंत्र की स्थापना को धीरे धीरे कम किया गया। राजतंत्र की स्थापना को धीरे धीरे क्या किया गया? कम। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लुई फिलिप की आखिरकार 1848 तक आते आते क्या हो गया? पराजय हो गया। 1848 तक आते आते क्या हो गया? पराजित। तो एक याद रखना, लुई फिलिप कब बना? 1830 में। कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट किसको हराकर बना भाई? बूर्बो राजवंश को हराकर। ठीक है। और ये किसका संगठन? उदारवादियों का एक नेता था, उसे लुई फिलिप को उसने क्या बनाया? सम्राट बनाया। अब देखिए साथियों, जो ये क्रांति हुई 1800 कब?
1830 में। इस क्रांति के पीछे सबसे बड़ा कारण था यूनान की आजादी। किसकी आजादी? यूनान की आजादी। और यूनान किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का। किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का। 15वीं सदी से, कौन सी सदी से? 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का क्या था? हिस्सा था। 18वीं 19वीं सदी तक आते आते यूनान के लोगों में राष्ट्रभक्ति का जोर फूटा। और ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ये किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। लोगों में मध्यम वर्ग का पैदा हुआ, उदय हुआ, और इन्होंने क्या किया कि ओटोमन साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई की। कब की? 1830 के समय ही, वहीं से मतलब इनका संघर्ष चला। और 1832 में 1832 में कौन सी संधि हुई? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया की संधि। और ये कुस्तुनतुनिया की संधि हमें क्या बताती है? कि यूनान आजाद हो गया। यूनान आजाद हो गया। अगर पूछ ले यूनान आजाद कब हो गया भाई? 1832 में। कौन सी संधि के तहत? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। इस समय मैटरनिक एक और कथन कहता है, याद है? क्या कहता है? कि जिस समय फ्रांस को सर्दी जुकाम होता है, नहीं फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम। तो फ्रांस के छींकने पर बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम। किसका कथन है भाई? ठीक है, बाकी सर्दी जुकाम हो जाता है, ये पूरा आप देख लेना, बाकी इतना ही खूब है। ठीक है, और ये किसका कथन है? मैटरनिक का। और ये मैटरनिक कौन है? वही ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ठीक है, ये मैटरनिक आगे और कथन कहेंगे, मैटरनिक आगे और कथन कहेंगे। लेकिन जिस समय साथियों 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट तो हार गया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की जो संहिता थी उसमें जो अच्छे विचार थे, उन विचारों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। इसलिए किसी कवि ने कहा है या किसी राजनीतिज्ञ ने कहा है कि विश्व जितना या फ्रांस जितना नेपोलियन की तलवार का ऋणी नहीं है, उससे ज्यादा उसका कलम का ऋणी है। किसका ऋणी है? उसकी कलम का। मतलब उसके नियम इतने अच्छे थे। उसके बाद राजतंत्र तो बनता गया, बिगड़ता गया, बनता गया, बिगड़ता गया, राजतंत्र वाले दिक्कतें चलती गई। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो प्राचीन परंपराओं को चलने दिया जाए, जो ये चाहते थे कि क्या होना चाहिए? राजा होने चाहिए, लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने परिवर्तन नहीं चाह रहे थे वे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार उदारवादी आए और उदारवादियों ने उनके ऊपर क्या कर दिया? हावी कर लिया गया उनको, और उनको दबा लिया गया। राजतंत्र आ गया, राजतंत्र आ गया, उसके बावजूद भी वे अपनी पूर्व की नीति को वापस लागू नहीं कर पाए। राजतंत्र आने के बावजूद भी अपनी पूर्व की नीति को क्या नहीं कर पाए? लागू नहीं कर पाए। कहां? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। तो ये थोड़े याद रखना, विशेष तौर से किसके लिए? फ्रांस के लिए। अब अगली चीज है उदारवादी। कौन सी? उदारवादी। एक चीज बार बार आएगा आपके आगे, शब्द आएगा रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है परिवर्तनवादी। रेडिकल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनवादी। उदारवाद। कौन सा वाद? उदारवाद। उदारवाद कौन से शब्द से बना है? लीबर से। ठीक है, लीबर का अर्थ क्या होता है? आजादी। उदारवाद का पूरा तो अंग्रेजी में मीनिंग क्या है? लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लातीनी भाषा के, लातीन का मतलब होता है लैटिन भाषा के, लातीन भाषा के कौन से शब्द? लीबर से। किसकी उत्पत्ति हुई है? उदारवाद की, जिसका अर्थ क्या होता है? आजादी। अब उदारवादी क्या चाहते थे? कि सबको स्वतंत्रता मिले। सबको क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। हम इस उदारवादी विचारधारा के साथ उदारवादियों के महिलाओं के प्रति क्या विचार थे, उनके बारे में। उदारवादी आजादी तो चाहते, लेकिन सत्ता किसके हाथ में हो? ये क्या चाहते थे कि किसके हाथ में हो सत्ता? पूंजीवादियों के हाथ में। किसके हाथ में हो? पूंजीवादियों के हाथ में हो। ये उदारवादी, ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना चाहते। उदारवादी पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना चाहते। क्यों? ये तथ्य कहां बताया गया है? नम्मी की एनसीईआरटी में बताया गया, इसी किताब, मतलब ऐसी ही किताब है नम्मी की सामाजिक की,
उसमें कहा वे पूर्ण लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी। ठीक है, उदारवादी का सामान्य अर्थ आपको पता चल गया। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में उदारवादियों के विचार देखो। 1848 तक आते आते महिलाओं की मतलब हजारों महिलाओं की भीड़ ने क्या कर लिया, आंदोलन करना शुरू कर लिया, इन राजतंत्रों का विरोध करना शुरू कर लिया। 1848 में जिस समय फ्रांस नया गणतंत्र बनने जा रहा था वापस, उस समय महिलाओं ने भाग लिया। किसने भाग लिया? महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को क्या नहीं देने का अधिकार, नहीं मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें कुछ व्यक्तियों के विचार है, जैसे कि एक व्यक्ति बताता है जो उदारवादी संगठन का है। किसका है? उदारवादी। वो कहता है कि महिला अपने आप में कायर है, उसकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, पुरुष को उसकी रक्षा करनी चाहिए। महिला घर के अंदर का काम करती है और पुरुष बाहर का काम करते हैं, तो इसलिए पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। ये कौन कहते हैं? उदारवादी लोग। उदारवादी व्यक्तियों का ही एक किसी व्यक्ति अपनी किताब में आया हुआ है। उसके बाद एक नारीवादी आंदोलन का गठन करने वाली या नारीवादी दल का स्थापना करने वाली एक महिला बताती है कि क्या केवल पुरुष ही हर एक कार्य कर सकता है? क्या महिलाएं कभी क्रांतियों में भाग नहीं ली क्या? क्या महिलाओं ने कभी आंदोलन नहीं किया क्या? क्या पुरुष ही अकेले जीत गए क्या? ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो वे हमें अधिकार नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बावजूद भी हमें अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है? फ्रांस की महिलाओं की बातें हैं। उसके बाद एक फ्रांसीसी व्यक्ति और वो कहता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम महिलाओं को क्या समझ रहे हैं, अबला समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं। हमें महिलाओं को भी क्या देना चाहिए? समानता का अधिकार देना चाहिए। अगर हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार है तो महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार का अधिकार दे देना चाहिए। तो ऐसे भिन्न भिन्न विचार है, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि महिलाओं को वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये थोड़े से उदारवादियों के विचार है। एक और चीज बताता हूं, 1848 तक आते आते गणतंत्र की स्थापना होती है। इसमें 21 वर्ष के प्रत्येक मतलब पुरुष को फ्रांस में मत देने का अधिकार दिया। फ्रांस में मत देने का अधिकार दिया। एक और चीज याद रखना, क्या है एक चीज ये है साथियों कि एक जैकोबिन नाम करके दल आया था। कैसा दल? जैकोबिन। और जैकोबिन दल कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं। जैकोबिन संगठन ने क्या किया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें अमीरों और गरीबों सभी को क्या दिया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। किसने? जैकोबिन दल ने, जो 1791 के बाद का दल है। किसका है? फ्रांस का है। फ्रांस में गुंडा राज चलता है। उस समय एक दल आया था और उसने क्या किया? जैकोबिन दल के सदस्यों ने कहा कि हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना चाहिए। हम केवल अमीरों को मताधिकार के पक्ष में नहीं है, बल्कि सबके मताधिकार के पक्ष में है। ठीक है, ये ऐसा करके एक वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा फ्रांस का दल था जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने की बात की या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिए कुछ समय, तो वो है जैकोबिन दल। और 1848 तक आते आते 21 वर्ष के प्रत्येक पुरुष को क्या कर दिया गया? फ्रांस में मत देने का अधिकार। मुझे एक और बात याद आती है कि हमारे देश में भी प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन किया हमने और 21 की कितनी की? 18। तो मुझे लगता है कि फ्रांस के इसी 1848 के गणतंत्र से ही हमने सीखा होगा कि हमारी वयस्क मताधिकार की आयु कितनी हो? 21 वर्ष हो सकता है, क्योंकि हमने हमारे संविधान को दुनिया के लगभग 60 देशों से लेकर बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? तो उससे हमें यह तय चलता है कि किसी भी देश की कोई न कोई अच्छी बात हमने अपनाई। और हमारे आलोचक ये भी कहते हैं कि हमने अपने संविधान को क्या किया? उदारीकरण का संविधान तक सीमित रखा। पढ़ते हैं ना? एक साथियों और याद रखना, अब इसके बाद ये तो हो गया। अब मैं आता हूं हम इटली के एकीकरण में। किसमें? इटली के एकीकरण में। इटली का एकीकरण हमें क्या क्या बताता है? इटली का एकीकरण बताता है, इटली का एकीकरण से पहले हमें सबसे पहले याद किसे करना चाहिए?
ज्यूत से पे मैथ्सिनी। किसे याद करना चाहिए? ज्यूत से पे मैथ्सिनी। ज्यूत से पे मैथ्सिनी। कुछ किताबों में मेजिनी लिखा है, कुछ किताबों में मैथ्सिनी लिखा है। जन्म कब हुआ साथियों? 1807। कहां हुआ? जेनेवा में। जेनेवा या जेनेवा में, ठीक है। कब हुआ? 1807 में, ठीक है। किसका गुप्त संगठन एक सदस्य था? कार्बोनेरी। कार्बोनेरी या कार्बोनारी जो भी है, कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य। गुप्त संगठन का सदस्य कौन? ज्यूसेppe मैजिनी। ज्यूसेppe मैजिनी ने कहा कि ये राज्य है, ये ईश्वर की प्राकृतिक सत्ता है। ईश्वर के द्वारा दी गई प्राकृतिक सत्ता क्या है? राज्य है। तो हमारा राज्य टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महासंघ बनाया, कितने भागों में विभाजित करके? 39 भागों का। कितने भागों का? 39 भागों का ये क्या बनाया? महासंघ। 1815 की वियना सम्मेलन की ये भी बात याद रखना कि 39 भागों को तोड़ा नहीं गया था, उन 39 भागों को एक साथ जोड़ कर ही रखा था, समाप्त नहीं किया था उसके संगठन को। तो इसने कहा कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक इकाई है कौन सी? राज्य। कौन सी है प्राकृतिक इकाई? राज्य। तो इसने कहा कि राज्य को टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, राज्यों का क्या करना चाहिए? एकीकरण करना चाहिए। राज्यों का क्या करना चाहिए? एकीकरण। यहीं से इटली के एकीकरण के संदर्भ में बातें होनी शुरू हो जाती है। अब एक याद रखना, ज्यूसेppe मैजिनी के बारे में एक और मैटरनिक का कथन। ये वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का या वर्तमान समाज का सबसे खतरनाक क्या है? दुश्मन। कौन? ज्यूसेppe मैटरनिक। नहीं, ज्यूसेppe मैजिनी। किसने कहा? मैटरनिक ने कहा। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब एक और चीज याद रखना, इन्होंने अपने दो गुप्त संगठन चलाए थे। कितने? दो। कौन सा? यंग इटली, यंग इटली, और दूसरा था यंग यूरोप। हो सकता है आपको प्रश्न पूछ ले कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना हुई 1833 में। 1833 कहां हुई? बर्न में। कहां हुई? बर्न में, ठीक है। और एक है यंग इटली। यंग इटली की मतलब का स्थापना कहां हुई? मार्सेई, 1831। इन दोनों गुप्त संगठनों को किसने स्थापित किया? ज्यूसेppe मैजिनी ने। और इनके माध्यम से ही उन्होंने क्या किया? इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई। अब देखिए साथियों, इटली का एकीकरण का समय। इटली के एकीकरण का समय कब से कब तक? इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 तक 11 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का समय? 11। इसमें एक और व्यक्ति आता है। कौन आता है? मतलब एक तो आता है काऊर, प्रशा का क्या होता है? मंत्री, ठीक है। काऊर आता है और काऊर क्या करता है? एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व करता है। काऊर क्या करता है? एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व करता है। और एक व्यक्ति आता है गैरीबोल्डी। क्या नाम है? और इसने लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ता दल या कुर्ती दल, रेड शर्ट कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? रेड शर्ट। और इसने क्या किया? इसमें अपने 30,000 लोगों को एक साथ किया। पहले 1000 लोगों का था, फिर इसने बहुत सारे लोग बढ़ा लिए, लोगों की संख्या बढ़ती गई। इन्होंने किसानों से मांग की, मजदूरों से मांग की, आओ कहा? आजादी के आंदोलन में। और उन्होंने भाग लिया। कौन से आंदोलन में? आजादी के आंदोलन में भाग लिया। और उनके माध्यम से इन्होंने क्या किया? इटली को आखिरकार आजाद करवा लिया। किसको आजाद करवाया? इटली को। अब बताओ, इटली को इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? कहां का था विक्टर इनुमुअल द्वितीय? सार्डिनिया पीडमॉन्ट का था कि नहीं था? इससे देखो, तो शासक किसे बनाया गया आखिरकार? विक्टर इनेमुअल द्वितीय, सेकंड। और ये कहां का था? सार्डिनिया पीडमॉन्ट का था।
विक्टर एनुअल द्वितीय, इससे पहले जर्मनी कितने भागों में विभाजित था साथियों? 60 भागों में विभाजित। कितने भागों में? एक केवल और केवल इतालवी भाषा का प्रयोग कौन से में हो रहा था? सार्डिनिया पीठभाग में। बाकी सब भागों में अलग अलग वंशों का क्या था? अलग अलग राज था। इन 7 भागों को सम्मिलित करने का नाम ही, इन 7 भागों को सम्मिलित किया गया, वो 7 भाग ही क्या है? इटली का एकीकरण है। तो अब बताओ मुझे कि विक्टर एनुअल द्वितीय को कब घोषित किया गया सम्राट? 1861 में। कब घोषित किया गया? 1861 में। बस ये किसका एकीकरण हो गया? इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है। और किसानों को या गरीब को या फिर हम ये कह सकते हैं मजदूरों को किसके कहने, किसके आह्वान पर मजदूर आए? तो गेरिबाल्डी। लाल कुर्ता दल के लिए कौन है? गेरिबाल्डी। इसके साथ ही काउर इसका क्या किया? मंत्री कहां का था? सार्डिनिया पीठमांड का एक मंत्री था। और उसने क्या किया? काउर ने क्या किया? इस आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है। बाकी 1861 में विक्टर एनुअल द्वितीय को इसका राजा मान लिया गया। 1859 से 1870 तक इटली का क्या हो गया? 11 वर्षों का समय लगा। ठीक है। बोर्ड में 2 विशेष प्रश्न है, या तो इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण, या तो इटली और या फिर जर्मनी। इसके साथ ही या तो फिर नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 वाले, और या फिर एक और चीज आती है ना जिसमें सीमा टैक्स को हटाया जाता है। आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी बात की थी, प्रत्येक जगह से आगे निकलते 5% टैक्स लेना पड़ता, और उसमें एक एलो नाम करके शब्द आया था, जो कपड़े को मापने का ये क्या था? यंत्र था। उसे क्या कहा गया? नहीं, वहां फिर उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ जो कदम उठाए थे ना, उस कदम को क्या कहा गया? 1834 में कदम उठाया गया, जॉल वेराइन संघ। कैसा संघ? जॉल वेराइन संघ। तो जॉल वेराइन संघ भी कब? 1834 में, परसा में। कहा? परसा में। परसा के लोगों के द्वारा 1834 में जॉल वेराइन नामक संगठन की स्थापना की। और ये जॉल वेराइन संघ था, ये क्या कर रहा था? जो आयात जो उस 30 से अधिक प्रकार की क्या थी उस समय मुद्राओं का चलन था, उनको कम करके उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 2। कितनी कर दी गई? 2। और इसके साथ ही जो सीमा शुल्क जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में टैक्स ले रहे थे, उन सीमा शुल्कों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और एक निश्चित सीमा तय कर दी गई। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जॉल वेराइन संघ की। अगर जॉल वेराइन संघ का प्रश्न आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। नेपोलियन संहिता का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। इटली का एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने इटली का एकीकरण तो कर लिया, अब शेष बात किसकी है? जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक होता है? 1866 से 1871 तक। विशेष तौर से किसकी भूमिका रहती है जर्मनी के एकीकरण में? ओटोमन बिस्मार्क। किसकी भूमिका रहती है? लो एवं रक्त की नीति, याद है? और इसके साथ ही हिंदुस्तान का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिस्मार्क ने भी एकीकरण किया और वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया? एकीकरण किया। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक? 1866 से 1871 तक। ठीक है, जो 5-6 वर्ष लगे थे। और इसका किसने किया था नेतृत्व? तो ये याद रखना, किसने किया? ओटोमन बिस्मार्क। किसने किया? ओटोमन बिस्मार्क ने। शासक किसे घोषित किया भाई? विलियम प्रथम कहां का राजा था? हाँ, विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम कहां का राजा था? परसा का। परसा के शासक विलियम प्रथम को क्या कर लिया गया? जर्मनी का राजा घोषित कर लिया गया। कब राजा घोषित किया गया? 1871। 1871 में। कब घोषित किया गया? 1871, जनवरी 1871 में। और उसके बाद यहाँ एक संसद बुलाई गई। ठीक है, एक याद रखना, जर्मनी की संसद का नाम क्या है? राइक स्टैग। क्या नाम है? राइक स्टैग। राइक स्टैग अगर पूछ लिया जाए किसकी संसद है? जर्मनी की संसद है। किसकी संसद है? जर्मनी की। और इसकी जो बैठक की गई वो वर्साई के कौन से महल में? वर्साई के शीश महल में। और शीश महल को क्या कहा जाता है? हॉल ऑफ मिरर। हॉल ऑफ मिरर। और ये कब की घटना है? ये भी जनवरी 1871 की घटना।
मिरर्स, ठीक है। वर्साई का शीश में, मिरर का मतलब होता है कांच, कांच का ठंडा क्षेत्र था वहां पे, और उसमें क्या किया गया, विलियम प्रथम को वहां का राजा घोषित किया गया, कहां का, जर्मनी का, ठीक है। और वहां सभा बुलाई गई और अपनी एक नई असेंबली का गठन करते हुए उन्होंने क्या किया, संसद का निर्माण किया, ठीक है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का निर्माण किया। 800 से प्लस संसद मतलब प्रतिनिधि चुने गए थे उनके द्वारा। इस तरीके से क्या हो गया, अपने जर्मनी का एकीकरण हो गया। किसका एकीकरण हो गया, जर्मनी का। अब हमारा साथ लास्ट में रहता है किसका, एक चीज है और वो है इंग्लैंड को लेकर। किसको लेकर, इंग्लैंड को लेकर। इंग्लैंड में दो चीजें याद रखनी, कितनी चीजें, दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, एक पहली चीज तो आपको याद रखनी है इंग्लैंड में कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, या फिर ये पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र ब्रिटेन, कभी पढ़ा है हमने। 1707 की घटना आप सबको याद होगी, और 1707 की घटना के बाद ही क्या कहा गया, 1707 की घटना के बाद ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड कहा गया है। तो याद करना, 1707 में, 1707 में इंग्लैंड और साथ में कौन सा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, कौन सा, स्कॉटलैंड। याद रख लेना, हो सकता है एक नंबर का सवाल पूछ ले। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर, कब मिलाया, 1707 में, को मिलाकर किसका निर्माण किया गया, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड का निर्माण कब किया गया, 1707 में। इंग्लैंड में किसे मिलाया गया, स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड की आजादी थी, स्कॉटलैंड के लोगों की भाषा थी, इन भाषाओं को क्या किया गया, दबाया गया, इन भाषाओं को दबाया गया जबरदस्ती। इंग्लैंड ने अपनी भाषा थोपी, इनकी जो पोलिश भाषा थी उन पोलिश भाषा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इनके ऊपर अत्याचार किया गया। घटना और आ जाती है 1801 की, कब की घटना है, 1801। और 1801 की घटना क्या कहती है भाई, 1801 की घटना आयरलैंड, कौन सा लैंड, आयरलैंड। और आयरलैंड के कितने व्यक्ति, जाओ चौक लेके आओ भाई, आयरलैंड के कितने व्यक्ति, आयरलैंड माफ कीजिए व्यक्ति क्या, ईसाई धर्म के दो, ईसाई धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय है। कौन से, प्रोटेस्टेंट और कौन से संप्रदाय, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उन दोनों के मध्य विवाद हुआ, उन दोनों के मध्य क्या हुआ, विवाद हुआ। उन विवाद को भी दबाने का प्रयास किसने किया, इंग्लैंड ने। किसने किया, इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने अपने साथ 1801 में किसे मिला लिया, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड को मिलाना, इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड को मिलाना कब मिलाया गया, 1801 में। और अब क्या कहा गया, ग्रेट ब्रिटेन, क्या कहा गया, ग्रेट ब्रिटेन। अब याद रखना साथियों, इसके साथ ही हो सकता है इंग्लैंड का राष्ट्रगान पूछ ले। इंग्लैंड का राष्ट्रगान क्या है भाई, इंग्लैंड का राष्ट्रगान, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, भगवान हमारे राजा की क्या करे, रक्षा करे। गॉड सेव आवर नोबल किंग, आवर नोबल किंग। अब बताओ भाई, राष्ट्र ध्वज या राज ध्वज का क्या नाम है, इंग्लैंड के राष्ट्र ध्वज का नाम, राष्ट्र ध्वज क्या नाम है, इंग्लैंड के राष्ट्र ध्वज का नाम हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा था तो क्या था बताओ देखे, एक और क्या था, जहां जिन शब्दों में या जिन पंक्तियों में ये नाम लिखा है कि इंग्लैंड का राष्ट्रगान कौन सा था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, उससे एक पंक्ति ऊपर लिखा हुआ है। देखिए पता करिए, देखें क्या लिखा है। तो फिर आप बोल रहे थे मैं पढ़ के आया, बोल रहे थे ना, है?
बोल नहीं रहे थे क्या? क्या नाम है भाई? यूनियन जैक। क्या नाम है? यूनियन जैक। किसका है? ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज है। किसका राष्ट्रध्वज है? ब्रितानी झंडा यूनियन जैक के नाम से ही जाना गया। ठीक है, समझ में आ गया? राष्ट्रगान कौन सा? गॉड सेव आवर नोबल किंग। भगवान हमारे राजा की क्या करे? रक्षा करे। कौन रक्षा करे? भगवान। कौन रक्षा करे? भगवान। इसका मतलब आस्था तो इंग्लैंड में भी है। आस्था तो कहाँ है? इंग्लैंड में भी है। इस तरीके से इंग्लैंड का याद कर लेना कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर, और उसके साथ ही 1801 में इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड को मिलाना और ग्रेट ब्रिटेन की क्या करना? स्थापना करना। और इसके साथ ही राष्ट्र ध्वज का नाम यूनियन जैक या ब्रितानी झंडा, और दूसरा इंग्लैंड का राष्ट्रगान कौन सा है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसके साथ ये भी हो जाता है पूरा। अब क्या है कि फिर अलग अलग लोगों ने क्या किया कि अलग अलग चित्रों को दर्शाया। अलग अलग क्या किया? चित्रों को दर्शाया। और चित्रों के माध्यम से, किनके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, राष्ट्रभक्ति का उदय किया। किनके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। और उन्होंने नारी रूपक दिए। क्या दिए? तो जर्मन का नारी रूपक क्या है? जर्मन का नारी रूपक जर्मेनिया। कौन सा है? जर्मेनिया। ये किसका है नारी रूपक भाई? जर्मन का। एक और है, किसका? फ्रांस का नारी रूपक। फ्रांस का नारी रूपक कौन सा है भाई? फ्रांस का नारी रूपक, नारी रूपक मारिया। दोनों चीजें याद करना। जर्मन का नारी रूपक जर्मेनिया, फ्रांस का नारी रूपक कौन है? मारियान। ठीक है, एक एक नंबर के छोटे सवाल। अब और सवाल जर्मन से बनेंगे। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? बहादुरी का या वीरता का? तो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। वीरता या बहादुरी। ठीक है, और चीज। अब फ्रांस की बात करें, टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आजादी का। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आजादी का प्रतीक है। इसके साथ ही उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें क्या करती है? उगते सूर्य की किरणें नए युग की शुरुआत। किसकी शुरुआत? नए युग की शुरुआत। इसके साथ ही और क्या करती है भाई? और भी तो होता है ना, है? तलवार। तलवार किसका प्रतीक है? मुकाबले की तैयारी। और तलवार के ऊपर बलूत की जो झाड़ियां है या उनसे लपेटा गया वो किसका है? शांति की राह। चाह या राह जो भी है, मतलब एक शांत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? शांत क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? बहादुरी या वीरता का प्रतीक है। और टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है साथियों? आजादी का प्रतीक है। ये चीजें याद कर लेना। उगते हुए सूर्य की किरणें नए युग का सूत्रपात करती है, तो बस इतनी याद कर लेना। इसके साथ ही मैग्योर ने ऐसे बहुत सारे भाषा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं न कहीं देशों के राष्ट्रवाद में औद्योगिकरण और मुद्रण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय हम 5वां पाठ पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि लोगों को ज्ञान देने के लिए मुद्रण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोगों ने अपने विचारों को किस प्रकार आगे बढ़ाया? किताबों के माध्यम से। किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से ही बढ़ाया। इन किताबों के माध्यम से बढ़ाने के कारण ही हमने क्या किया? किताबों के माध्यम से बढ़ाने के कारण ही हमने क्या किया? हमने या हमारे पूर्व लोगों ने या फ्रांस और यूरोप के लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की। अब इंग्लैंड धीरे धीरे सभी के ऊपर औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? इंग्लैंड। 1914 तक आते आते राष्ट्रवाद की अभिव्यक्तियां भी बढ़ने लगी, लेकिन 1914 तक आते आते पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में फंस गई जिसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया। किसका नाम दिया गया? एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले, और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति तो 1789 में हुई। कौन सी क्रांति के समय? फ्रांसीसी क्रांति के समय। एक चीज हो सकता है ये पूछ ले पूछने वाला कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना या स्वतंत्र राज्यों की मांग कौन सी सदी में होने लगी? तो हम इतना जानते हैं कि 1800 के बाद, 1800 के बाद के समय में स्वतंत्रता की मांग जगी। जैसे कि देख लो, चाहे हमने इटली का देखा एकीकरण,
1859 से 1870। जर्मनी का एकीकरण देखा 1866 से 1871। इसका मतलब 1801 से लगाकर 1900 से पहले का समय कौन सी शताब्दी में आएगा? 19वीं शताब्दी में है। तो स्वतंत्र राज्यों की मांग कौन सी शताब्दी में बढ़ी? 19वीं शताब्दी।